उलझनें इस हाउस में दाखिल होने से पहले सुलझ जाती रहीं। यहां जो लीडर पार्टीज के मेरे बाएं हाथ बैठे हुए हैं, इन तमाम में ताहिर मशहदी साहब हों, सईदुल हक मंदोखेल साहब हों, सिराजुल हक साहब हों, या बिलोर साहब हों और सवाती साहब हों, जो भी यहां बैठा है मेरे दाएं हाथ, उन्होंने बड़ी सिद्ध के दिल से इस ईवान की और पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश की है और मैं उनका ममनून हूं। इसके साथ सेक्रेटरी सेनेट अमजद साहब और इनकी सारी टीम ऊपर से नीचे तक हमेशा हमारी इमदाद करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए तैयार रही है और इन्होंने कोई लेतो लाल नहीं कि लंबे आवर्स, औकात, तवील औकात भी होते रहे हैं जब बहस रात के आखिरी घंटों तक और कई दफा अगली दिन के इब्तदाई घंटों तक चलती रही है, मगर इन्होंने बेलौस खिदमत की है इस हाउस की और हम सब मेंबरान की। जनाब चेयरमैन, मैंने अर्ज किया कि ये निस्फ सदी का किस्सा है जो आज शायद पार्लिमानी हद तक इख्तिताम पजीर हो रहा है, वरना शायद इससे ज्यादा है, क्योंकि मुझे पहली दफा जब सियासी एतबार से गिरफ्तार किया गया तो तब मैं 1 साल का था। 1946 में कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन की जब कॉल दी और हुक्म दिया डायरेक्ट एक्शन का, तो मुस्लिम लीग के जत्थों के जत्थे जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग थी, उन्होंने नाफरमानी शुरू की और गिरफ्तारियां देना शुरू की, जेलें भर दी गईं। मेरे दादा 84 साल के चौधरी भावल बख्श, उन्होंने एक दिन गिरफ्तारी दी। मेरे वालिद उस वक्त रेवेन्यू ऑफिसर मरी लगे हुए थे। मरी अंग्रेज का समर कैपिटल था और एक अहम स्टेशन था। वहां से मुलाजमत में इस्तीफा दे के वो आए और उन्होंने गुजरात में आके कुछ 4 दिन बाद मेरे दादा के बाद गिरफ्तारी दी। 4 दिन बाद मेरी वालदा ने गिरफ्तारी दी, पेश की, और मैं उनकी चूंकि बाहों में था तो शायद तहरीके पाकिस्तान का मुअम्मर तरीन सियासी कैदी 84 साल की उम्र पे और तहरीके पाकिस्तान का कम उम्र तरीन सियासी कैदी 1 साल का, वो शायद हमारे खानदान को ही ये मौका मिला पेश करने का। 1964 में से मैं फौजी हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद करता आ रहा हूं। गवर्नमेंट कॉलेज में थे, अयूब खान की गवर्नमेंट थी, जनरल अयूब खान की, फील्ड मार्शल अयूब खान शायद हो गए थे उस वक्त तक। हमने जुलूस निकाला लड़कों ने यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ और मैं हवालात बंद हुआ। 1970 में याया खान की जब हुकूमत आई तो मुझे एहतजाज करने का मेरे लिए एक ही तरीका था कि उसकी हुकूमत आने से पहले मैं सीएसपी का इम्तिहान दे चुका था। जब उसकी हुकूमत आ गई तो वो इम्तिहान इंटरव्यू हो के अब रिजल्ट आना था। रिजल्ट जब 1900, ये लंबी प्रोसेस होती है, 1970 में आया तो मैंने सीएसपी में पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान में जो अब डीएमजी ग्रुप है, उसमें टॉप करने के बावजूद
मैंने कहा कि मैं फौजी हुकूमत की सर्विस नहीं कर सकता। मैं एक ब्रीफलेस लॉयर था, मेरे पास ज्यादा मुकदमात कतन नहीं थे, और मैंने कहा कि और मैंने याया खान को ये खत एक लिख दिया, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स ये एक अखबार होता था अंग्रेजी का, उसने बॉक्स आइटम में छापा, और आखिरी जुमला का तो ये था कि इन दीज सर्कमस्टांसेस आई एम नाइदर प्रिपेयर्ड टू मॉर्गेज माई इंटेग्रिटी नॉर माई, एक लफ्ज कोई था, both of which will be in jeopardy if I were to accept your offer. जनाब चेयरमैन, उन्नीस से 1979 तक और 1979 से लेकर 1988 तक, फ्रॉम 1977 टू 1988 पाकिस्तान पर एक घनौना साया रहा मार्शल लॉ का। कोड़े पड़ते थे, फौजी अदालतें थीं, समरी मिलिट्री ट्रायल्स होते थे। उनमें मैं बेशतर मर्तबा जेल गया ज़िया-उल हक के वक्त में, और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि जब मैं जेल जाता था, कभी लंबी जेल होती थी, कभी 2-3 दिन बाद छोड़ देते थे, मार्शल लॉ ऑर्डर के 12 के तहत मियाद कोई भी नहीं थी और रिट ज्यूरिसडिक्शन मुअत्तल थी, तो कोई पता नहीं होता था। पर अक्सर औकात जब मैं जेल जाता था, किसी जुलूस में गिरफ्तार किया गया, किसी जगह गिरफ्तारी पेश की, क्योंकि MRD के ये फैसला था गिरफ्तारियां देने का, या जब बीबी शहीद ने डव्स ऑफ डेमोक्रेसी 1986 में बनाई और वो मूवमेंट चलाई, तो मैं जेल तो चला जाता था, पर मुझे ये हौसला होता था, और अक्सर औकात जहां मेरा कोई छोटा सा झंडा, बगावत का झंडा सड़क पर गिरा पड़ा रहता था, मेरी बीवी आके उसको उठा लेती थी और वही मार्च जारी रखती थी। MRD के अरसे में जेलें काटी, मार्शल लॉ के दिन कटे, जमहूरी हुकूमत आई, फिर जमहूरी हुकूमतें आईं, उसके बाद फिर मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ ने लगा दिया। अब उसमें तो मेरा ये एक बाकायदा अदना सा किरदार था उसकी हुकूमत के हटाए जाने में। उसने भी मुझे कैदों बंद की सहूलतें दी, उसने मुझे लालच भी दी। मैं मेंबर कौमी असेंबली का था, उसकी तरफ से 3 बार मुझे पेशकश हुई कि लॉयर्स मूवमेंट छोड़ दो और वजीर आजम बन जाओ। मैंने उसको इनकार किया। अब जनाब चेयरमैन, जब इस वक्त देखता हूं, मेरी निगाह में इसमें कोई शायबा ही नहीं है। 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं, चारों के खिलाफ मैंने एहतजाज किया, अमली एहतजाज किया, सड़कों पे किया है, अमल से किया है, जबान से किया है, कलम से किया है, सौवतें बर्दाश्त की हैं कि फौज की इस आईन के तहत मदाखलत करने का कोई गुंजाइश नहीं। और इस सिलसिले में मैं फरहतुल्लाह बाबर साहब की बात जो उन्होंने की, जो तकरीर की, उससे पूरी तरह 100% मुत्तफिक।
फरहतुल्लाह बाबर साहब ने फरमाया कि अदलिया को अपने दायरे में रहना चाहिए। बिल्कुल बजा फरमाया। आपने फरमाया कि फौज को ताले आजमाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और यह नहीं होना चाहिए। ना फौज को यूं करना चाहिए, ना अदलिया को यह करना चाहिए। आपने कहा कि जब जजेस शायरी लिखना शुरू कर देते हैं तो उनको खौफ आता है। बेशक दुरुस्त फरमाया। इसी इजाफी बात करूंगा, बाबर साहब की तायीद करते हुए भी इजाफी बात करूंगा, जिससे शायद मेरी बात उनसे मुख्तलिफ ही हो जाए। वो ये है जनाब चेयरमैन कि हमें देखना, पहले जब हम कहते हैं कि ये इदारा अपने दायरे में रहे, वो इदारा अपने दायरे में रहे, तो हमें सबसे पहले जो हम कर सकते हैं कि हम अपने दायरे में रहें। हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए। चेयरमैन माओ ने जिसको सेल्फ क्रिटिसिज्म कहा था, और एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अहम बात की थी, वो थी सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद एहतसाबी। हम दूसरों की गलतियां निकालने से पहले, और यकीनन जज जब ज्यादा बोलते हैं या जबान से बोलते हैं और कलम से नहीं बोलते, तो मेरे ख्याल में वो तजावुज करते हैं। यकीनन जब फौजी हजार रुपया ये फैजाबाद के धरने में लिफाफों में बांटते हैं, तो वो अपने किरदार जो उनका मुअय्यन है आइन में, उससे तजावुज करते हैं। और मैं उसको इन दोनों बातों पे और बहुत सी दीगर बातों पे नकाद हूं इन इदारों का। पर पहले हमें अपनी कारकर्दगी बढ़ानी है। लेट हिम हु हैज नॉट सिन्ड एट ऑल थ्रो द फर्स्ट स्टोन। यह हजरत ईसा ने फरमाया था। संसार होन करने लगे थे एक औरत को, आप वहां से गुजरे, सुना कि औरत संसार हो रही है, इसने गुनाह किया है, आप रुके और उन्होंने कहा कि वो जिसने कभी कोई जुर्म या गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सबके हाथों से पत्थर गिर गए। हमें, जैसे मैंने कहा, हम अदलिया पे तनकीद करते हैं, बहुत तनकीद करते हैं। ये पनामा से ओकामा क्यों कर दिया, ये किस लिए मुझे डिस्क्वालीफाई किया। पर अगर अदलिया हुदैबिया का केस का फैसला देती है तो हमारे लिए मंजूर है, फिर उसको भी मुस्तरद करो, उसको भी रद्द करो। हुदैबिया में तो आपको जो रियायत दे दी है उन्होंने, वो रियायत मेरी नाकस निगाह में, और मैं कोई जलसों में खड़ा होकर वर्डिक्ट नहीं ले रहा अदालत के खिलाफ कि आपको मंजूर है ये फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का। मैं कोई आज जायका खराब लोगों का नहीं करना चाहता, पर मैं हकीकत बयान करना चाहता हूं। ये मेरा आखिरी मौका है। आप यूसुफ रजा गिलानी को तो कहें कि उतरो सीट से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो। क्या हम हैवान हैं? क्या हम जानवर हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? यूसुफ रजा गिलानी को तो आप ये कहें, अपने बारे में आप कहें कि मैं आप जलसों में कहें बरमला आपको फैसला मंजूर है और नामंजूर के नारे लगवाएं। फिर ऑरेंज ट्रेन का फैसला तो दुरुस्त है, वही बेंच है, वही जजेस हैं। आपको इतना बड़ा तोहफा दे दिया उन्होंने, शालीमार बाग भाड़ में जाए, 400 साल 500 साल पुराने
एक हमारी हेरिटेज है, हमारा विरसा है। चबुर्जी बाढ़ में जाए, ऑरेंज ट्रेन चलेगी, चलो चलाओ, पर वो फिर आप अदलिया को और प्रोसिक्यूटर्स को गलत कहते हो जब आज चीमा पकड़ा जाता है। आज चीमा अकेला सिविल सर्वेंट तो नहीं पकड़ा गया, सलमान फारूकी ग्रेड 22 से भी ऊपर सेक्रेटरी जनरल था, गिरफ्तार हुआ। उसका भाई उस्मान फारूकी गिरफ्तार हुआ। सईद मेहदी आपका चीफ सेक्रेटरी और आपका पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर था, ग्रेड 22 था, वो गिरफ्तार हुआ, 4 साल जेल काटी। कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं हुई। सिंध में बीसीओ अफसर गिरफ्तार हुए, कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं हुई। बलोचिस्तान में गिरफ्तार हुए, कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं हुई। सरहद में आईजी गिरफ्तार हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में, कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं हुई। पंजाब कोई अनोखा इलाका है? यहां वालों के, मैं खुद पंजाबी हूं, यहां वालों के नखरे ज्यादा हैं कि एक ग्रेड 19 का अफसर जिसको ग्रेड 21 में आपने लगाया हुआ है, वो अगर गिरफ्तार होता है, उस पर इल्जाम करोड़ा क्या अरबा रुपयों का है, और चीफ मिनिस्टर के कमरे में यह तय होता है कि कल से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्ट्राइक करेंगे, ताले लगा देंगे। यह बगावत है जनाब चेयरमैन, ये बगावत है। पंजाब बगावत करे तो कर ले, बलोचिस्तान में जरा पत्ता हिल जाए तो आप बंदों को उठा लेते हैं, आप गोलियां चला देते हैं। और पंजाब में भी मैं आपको बताऊं, अर्ज करूं, पंजाब भी नहीं है, ये एक खानदान है। क्योंकि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी था, किस बात पे उसको निकाला गया? कि उसने खत नहीं लिखा स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट को, कि स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट को कि हमारे सदर को आप ट्राई करो। जब आर्टिकल 248 साफ कहता है कि सदर जब तक सदर है, वो कोई भी हो, जब तक वो सदर है, उसको कोई अदालत ना पाकिस्तान की ना किसी और मुल्क की ट्राई कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट कहता है यूसुफ रजा को कि खत लिखो। आपके सदर को अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता, बरतानिया का हाउस ऑफ लॉर्ड्स या सुप्रीम कोर्ट नहीं ट्राई कर सकता। आप कहते हैं कि खत लिखो कि आपके सदर को, और स्विट्जरलैंड का मैजिस्ट्रेट उसके आगे सरनगू कर दिया जाए। हमने कहा यह कैसे मुमकिन है? आर्टिकल 248 देखें। जजों ने कहा नहीं, लिखो खत। नहीं लिखते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सजा, और उस सजा पर नाअहल, इस सजा पर अकामा तो बहुत संगीन बात है, बहुत संगीन बात है। अकामा तो डिवीजन ऑफ लॉयल्टी है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं किसी दूसरे मुल्क की कंपनी, चाहे वो मेरे बेटे की कंपनी हो, उसका किस तरह मैं मुलाजिम हो सकता हूं? किस तरह हो सकता हूं? कौन खुददार मुल्क इसकी इजाजत दे सकता है कि उसका वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप का अगर निकल आए कि वो सऊदी कंपनी का जनरल मैनेजर है, तो उसका सिर्फ मुआवजा नहीं होगा, वो जेल जाएगा। तो ये हमें अपने अंदर देखना चाहिए, हमारा अपना माजी हमें देखना चाहिए। हमारा माजी ये रहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, बाकायदा
लोग ला के बसों पे भर के और पूरा हमला, सैकड़ों लोगों का हमला, हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सबवर्ट किया है। वो ऑडियो टेप्स चली थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर का पैगाम्बर कहता था कि कल ही सजा दोगे, कल ही सजा दोगे। वो कहता था एक दिन शायद हफीज पीर ज्यादा नहीं, आपने कल सजा देनी है। वो कहता है अच्छा कल दूंगा। आपने मैक्सिमम 7 साल देनी है। वो कहता है, जज कहता है मैक्सिमम तो नहीं दे सकते, 5 साल करूंगा। अच्छा 5 साल करोगे तो जायदाद सारी जब्त करोगे। वो कहता है मैं करूंगा। ये सुपीरियर कोर्ट का जज। हमने जो ट्रेंड सेट करने हैं, अगर हम जबान ही ऐसी इस्तेमाल करेंगे। हमारा भाई, हमारा साथी था निहाल हाशमी, मुझे तो समझ नहीं आई उस बेचारे को हुआ क्या। एक दफा जेल से में हो आया, बाहर निकला तो जिस किस्म की उसने जबान इस्तेमाल की है वो बयान ही नहीं की जा सकती। मैं यहां नहीं कर सकता, मीडिया में नहीं हो सकती। जिस किस्म की गाली उसने दी है, और वो हम में से है। वो जब जेल में था तो हमने अपने ट्विटर अकाउंट में जो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिफिकेशन होती है, छोटा सा बॉक्स, उसमें उसकी तस्वीर लगाई हुई थी। उसको किसी ने बता दिया होगा, वो शेर होके निकला होगा। उन्होंने कहा अच्छा मेरी तो बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, पजीराई हो रही है, मैं और ही कुछ कह दूं। तो जनाब चेयरमैन, अनप्रिंटेबल अब्यूज से काम नहीं चलेगा, ना ही एक वर्चुअल वॉर से, कि हमने एक वर्चुअल वॉर शुरू की है। वर्चुअल, खुद हुकूमत में है, वफाक में, खुद हुकूमत में है, सूबे में, और अपने आप को मजलूम बना रहे हैं। आपकी अपनी हुकूमत है। वजीर आजम कहता है मैं उस दिन असेंबली को डिसॉल्व करूंगा जिस दिन मुझे आप फरमाएंगे। ये वजीर आजम नहीं कर सकता। ये डिस्क्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्वाबदीद, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चेयरमैन साहब, आपने इस आईन को वर्क 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 वर्क, हर्फ 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 देखा है। तरामीम की हैं बड़ी हैं। 18वीं तरमीम के आप खालिक हैं, मुसन्निफ हैं। और इस वक्त यह कहना कि जो आईन है और मैं मजलूम हूं, मैं, हमसे क्या हो रहा है, हमसे ज्यादती हो रही है, वो आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है। वजीर आजम कहता है कि मैं उस दिन कौमी असेंबली को डिसॉल्व करूंगा जिस दिन मुझे आप कह देंगे। ये वजीर आजम कह नहीं सकता, इख्तियार नहीं उसको कहने का। उसका अपना स्वाबदीदी इख्तियार है, वो किसी दूसरे को तफवीज नहीं कर सकता। ये खुद एक एतराफ है आईन की खिलाफ वर्जी का। और जिस तरह की आप उन इदारों पे जिनको अपने दायरे में रहना चाहिए, और बाबर साहब ठीक कहते हैं कि उनको दायरे में रहना चाहिए, पर साथ ये भी कहें कि हमें भी अपने दायरे में रहना चाहिए। हमें किसने इजाजत दी है कि हम जाके जलसों में हाथ उठा के और ये कहलवाएं कि 5 लोग और 22 करोड़ एक तरफ और 5 करोड़ दूसरी तरफ, और अंगेख्त करें कि अगर जजमेंट खिलाफ आए तो को फसाद वगैरह हो जाए। ये प्रेशर डालने की बात है। जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह पढ़ते हैं तो वो बेचारा
वो जो डिस्ट्रिक्ट जज है बशीर साहब, जस्टिस बशीर साहब, जो ट्रायल कोर्ट का है, उस पर कितना दबाव पड़ता होगा। फिर 40 कारें लेके आप जाते हैं, मुल्जिम आते हैं, हमारे मुल्जिम तो वो उसमें आर्मर्ड कुत्ता गाड़ी में कार में या कुत्ता गाड़ी में जाते हैं, इनके जाते हैं 40 कारें आगे 40 पीछे, सिपाही सारी पुलिस सलूटे मारते हुए, फूल निछावर होते हुए, फूलों से लदी हुई गाड़ियां। और अब आप अदालत पर देखें इससे कितना दबाव पड़ता होगा। ना आपको कोई ईसीएल पे डाल सकता है। नैब का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है कि जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होगी, अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुई, मुल्जिम गिरफ्तार होगा, उसको ईसीएल पे डाला जाएगा। आपके लिए कोई ऐसी मामला नहीं है, ना अरेस्ट ना ईसीएल। मैं नहीं चाहता हूं गिरफ्तारी हो, पर मैं इम्तियाज, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं। द डिस्क्रिमिनेशन आज आपको पेशी से भी मुस्तस्ना किया जा रहा है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरेंस। वहां जाके प्रोसिक्यूटर्स भी बदल जाते हैं। और आप ऐसी म्यूटनी भी कराने को तैयार हैं जो कायदे आजम ने जब 1946 में कॉल दी थी, किसी बाबू ने पेन डाउन नहीं किया था। आप में खबर नहीं क्या करिश्मा है कि आप पे जब कोई हर्फ आने लगता है तो पेन डाउन स्ट्राइक्स भी हो जाती हैं। अब मैं एक बात बड़ी अहम कहने लगा हूं सर, और मैंने इसीलिए बैकग्राउंड बताई। मेरा दिल दुखता है क्योंकि ये हरकत जो है आपकी जलसों में वो कराने, धमाल डलवाने एक इदारे कॉन्स्टिट्यूशनल को इदारे के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, जिसके अपने हक में फैसले हम मंजूर कर रहे हैं, खिलाफ फैसले जो आए हैं उन पे। और मैं अभी भी समझता हूं कि बड़े नरम हाथ रखा है अदलिया ने, इन पे नरम हाथ रखा है। और जिस तरह के लहजे में ये बातें कर रहे हैं, और फिर जिस तरह ये पेन डाउन स्ट्राइक और बगावत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कराना चाह रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये हुकूमत और ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये बरमला, बदकिस्मती से बरमला फौज को मदाखलत की दावत दे रहे हैं और एक माहौल पैदा कर रहे हैं, एक जवाब पैदा कर रहे हैं मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर का। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा कि ये फ्लैट मेरे हैं, और अगर मैंने कहा है कि मेरे हैं तो मैंने साबित करना है कि ये पे कितना टैक्स दिया गया और किस किस्म का किस तरह की वो कमाई कैसे की गई। पर इनको और हम बदकिस्मती से जनाब चेयरमैन सिर्फ लाडले ही नहीं, हम इस निजाम के बिगड़े हुए लाडले हैं। हमें जब तक मलिक कयूम जैसा जज ना मिले और आहद चीमा जैसा ब्यूरोक्रेट ना मिले, हम राजी ही नहीं हैं, हम मुतमईन ही नहीं हैं। तो इसमें जनाब चेयरमैन एक और जो पहलू मैं बोलना चाहता हूं, बात करनी, मैं खुद एहतसाबी, मैं समझता हूं
कि हम बिल्कुल कहें कि अदालत को अपने दायरे में रहना चाहिए, फौज को अपने दायरे में रहना चाहिए, कहें। और आप देखेंगे बड़ी दिलचस्प बात, हमारा मीडिया भी इतना पोलराइज हो गया है कि कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो सिर्फ ये देंगे कि एतजाज अहसन ने कहा अदालत दायरे में रहे, फौज दायरे में रहे, उसके बाद और कुछ नहीं कहेंगे। दूसरे कहेंगे एतजाज अहसन ने कहा हम अपने दायरे में रहे, और कुछ नहीं कहेंगे। ये इतनी पोलराइजेशन हुई भी है, ये भी हमने ही कराई है। पर सेल्फ क्रिटिसिज्म और खुद एहतसाबी की जरूरत हमें एक और वजह से और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम 3 इदारे हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की जो मेन आर्म ऑफ द स्टेट है वो फौज है, जो हमने एक फैशन बना लिया है, बात करते हुए कहते हैं ये वाले। मैं तो मीडिया पे भी कहता हूं भाई ये वाले मुन्ने के अब्बा, ये क्यों कहते हो? कहो फौज हमारी फौज है। और इस वक्त मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। जिस तरह नॉर्थ वजीरिस्तान इसने खाली कराया है, जाने गई हैं, जवान लड़कों की टांगें काटी गई हैं, हाथ काटे गए हैं। वो जो जख्मी हुए हैं, मजरूह हुए, माजूर हुए, उनका तो जिक्र नहीं है, शोहदा का जिक्र हो जाता है। जो जिंदगी माजूरी की काटने पर मजबूर हो गए हैं, और किस भयानक दुश्मन के साथ ये जंग लड़ी जा रही है, हमें यह भी तस्लीम करना चाहिए। ये फौज अब वो फौज नहीं है। अंटिल राहील शरीफ एंड कमर जावेद बाजवा, कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं था कि जो अपने डेस्क से बाहर भी निकला हो। ये लीड कर रहे हैं एक फौज को जिसमें जो ब्लीड कर रही है, जिसमें हेमरेज हो रही है, जिसमें लाशें रोती हुई माओ और बहनों के पास पहुंचानी पड़ती हैं। यह जवाब नहीं है फौज को अपने दायरे से बाहर निकलने का, बिल्कुल हरगिज जवाब नहीं है। पर हमें भी मुन्ने के अब्बा का तंज करने का जवाब नहीं है। और आप मुन्ने के अब्बा का जुर्रत करते नहीं नाम लेने की, और मुन्ने के अब्बा जब आप कहते हैं कि फैसले सुप्रीम कोर्ट के लिखे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लिखवाए कहीं और से जाते हैं। कहां से लिखवाए जा सकते हैं? आपकी गवर्नमेंट है, आपका वफाकी हुकूमत है, आपकी सूबाई हुकूमत है, आप बताएं किसने किया। और माहौल क्या है? माहौल जनाब चेयरमैन मजहब वारियत का है। जिस तरह फिरका वारियत होती है, ये मजहब वारियत है जो हम पे, ये बड़ा सफाक दुश्मन है जिसका हम सामना कर रहे हैं। सफाक है। इसके ज़हन में एक सीधा रास्ता है जन्नत का, और वो रास्ता ये है कि वो तार खींचे अपने जैकेट की और आपको भी आपको दोज़ख में पहुंचा दे, और खुद जन्नत में हूर इंतजार कर रही है उसका। हालांकि पहले भी मैं पढ़ चुका हूं, अगर शेख साहब पे हो तो वो तो फिर भी है, ये शेख साहब नहीं है। शेख साहब पे तो शेख मस्जिद में सजदा करता है। शायद ने कहा शेख मस्जिद में सजदा करता है, हूर जन्नत में कांप जाती है। पर ये वैसा शेख भी नहीं, ये तो जैकेट पहना हुआ, और ऐसा नया हथियार निकला है, टेक्नोलॉजी बड़ी है हथियारों के जरिए। जब तीर कमान बन गए तो जब तक ढाल नहीं आई, वो तीर कमान वाली फौज ज्यादा, जब घोड़सवारी और बख्तर कैवलरी हो गई तो प्यादा फौज मारी जाती रही। जब टैंक आया
तो मशीन गन का तोड़ हो गया। ये एक नया वेपन आ गया है, खुदकुश हमला आवर। तो इसमें हमें खुद एहतसाबी करना और ज्यादा जरूरी है। और जो सेनेट के इंतखाबात की जो कहानियां निकल रही हैं, अल्लाह करे सब गलत हो, और मैं खुश हूं कि इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है। मेरा नहीं ख्याल कोई सबूत मिलेगा, पर फिर लोग कहेंगे सबूत करप्शन का होता कौन है, कहां है। अगर मैंने 10 करोड़ लिए हैं तो मैंने कोई कैमरे के सामने तो नहीं लिए, अंगूठा तो नहीं लगा के रसीद तो नहीं दी। ये हम पे एक प्रेशर पड़ रहा है। इन परफॉर्मेंस वी हैव टू राइज अबव आवरसेल्व्स, maybe make the right choices. Maybe the choice that comes before us first of all now of electing a person to sit in that seat is either going to damn us or going to retrieve some of the ground. ये मैं सबको कह रहा हूं, मैं तो नहीं हूंगा वहां वोट डालने में। मैं कोई आपके हक में भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि ये एक ऐसी इलेक्शन आ रही है जिसमें या हम ग्राउंड रिकवर बैक थोड़ा सा करेंगे या और भी मेरे अजीज हम वतनों के लिए ग्राउंड क्रिएट कर रहे होंगे। अब जनाब चेयरमैन, आखिर में मुख्तसर मेरा एक तवील करियर रहा है सियासत में। ज्यादातर अरसा मैं ऑपोजिशन में रहा हूं। मैं कोई पौने 2 साल फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, फिर उससे पहले प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ी इनायत और करम है, मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा। लेकिन एक इल्जाम अभी कल टेलीविजन पे फिर दोहराया जा रहा था कि वो इत्तेजाज अहसन पे इल्जाम लगा वो सिखों की लिस्टें छोड़ आया। मैं बड़ा मुख्तसर इस पे जरूर इस आज की तकरीर के इख्तिताम से पहले मैं बीच में ये उस लौहे महफूज पे जरूर लाना चाहता हूं जो ये लौहे महफूज इस हाउस की कार्रवाई है। जनाब चेयरमैन, 1989 में 1999 में मैं दिल्ली गया एक मुकद्दस काम के लिए, और ये था जिसमें मैं नाकाम रहा कि इंडिया ने जस्टिस अपने चीफ जस्टिस फातक को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज तजवीज कर दिया था। मेरी ये ड्यूटी लगी कि इंडिया में उनको जाके मनाऊं कि पातक की जगह दोराब पटेल, जो एक नॉन मुस्लिम थे बट जिन्होंने जुर्रतमंदाना फैसला दिया शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के केस में, एंड ही वॉज विद द माइनॉरिटी दैट अक्विटेड शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। वो नहीं माने, राजीव गांधी नहीं माने, हमारी बातचीत उस पर खत्म हो गई। हमारी हुकूमत गई। उसके बाद जिन साहब को हमने एक हसास इदारे की सरबराही से हटाया, उन साहब ने एक ये प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया कि 2 साल पहले ये सिखों की लिस्टें दे आए थे और बीबी शहीद के कहने पे एतजाज अहसन ने ऐसा किया। अगर ये ऐसा होता तो बड़ा संगीन जुर्म था।
अब उस दिन से, जिस दिन ये इल्जाम पहली दफा लगा, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, 8 आर्मी चीफ्स आए हैं। जनरल मिर्जा असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल काकड़ वहीद काकड़, जनरल जहांगीर करामत, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा। किसी एक ने इल्जाम यह नहीं लगाया। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम था। और मैं इत्तेफाक से इस सारे पीरियड में ज्यादातर 90 के बाद मैं हुकूमत में रहा ही नहीं, मैं ऑपोजिशन में रहा हूं। मेरे बारे में तो यह कहा जाता है कि अपनी हुकूमत पीपल्स पार्टी की तुम्हारी आ जाती है, तुम फिर भी ऑपोजिशन में होते हो। किसी एक ने, किसी हुकूमत ने मेरे साथ, और मैं ऑपोजिशन भी करता हूं, तो बीच में लगी लिपटी कोई नहीं होती। परवेज मुशर्रफ को तो मैंने भगाया, हटवाया इस सीट से, और मैं बरमला कहता रहा हूं। जब किसी ने कहा कि इसमें इसी वान में भी कि इसने ये किया, मैंने कहा मुझे ट्राई करो। ऐसे आदमी को तो हाईएस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो किसी एक ने नहीं किया, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं। और हर गवर्नमेंट का मैं उसके खिलाफ जद्दोजहद करता रहा हूं, जिहाद करता रहा हूं। अगर मेरी कबड़ में इस किस्म की स्केलेटन हो, इस किस्म का ढांचा हो, तो मेरी खुद ही जबान बंदी हो, मैं खुद ही कुछ ना कर सकूं, मैं खुद ही ऑपोजिशन ना कर सकूं, मैं तो डरता रहूं। मैं तो अगर हर हुकूमत के साथ उसके साए में चलता रहूं। अब ये आखिरी मेरी तकरीर है, और मैं जनाब चेयरमैन, जिंदगी में 2 पैशंस रहे हैं मेरे, दोनों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक पैशन मेरा कानून, माय प्रोफेशन, द लीगल प्रोफेशन एज ए बैरिस्टर। मैंने बहुत हासिल किया उससे, मैंने नाम भी हासिल किया, दाम भी हासिल किया, मैंने रिफाए आम भी बहुत किया, बहुत किया, अपने हिस्से से ज्यादा किया। मिलिट्री कोर्ट्स के कैदियों के साथ में, वो थाने में अंदर लेटे होते थे, मैं बाहर सोता रहा कि केस डिस्कस करना, सुबह इसका समरी मिलिट्री कोर्ट के लिए पेश होना। और ये पार्लियामेंट, दूसरा मेरा पैशन पार्लियामेंट रहा। और ये पार्लियामेंट ने भी मुझे बहुत इज्जत दी। आप सब जो यहां मौजूद हैं, आप सब ने जिस तरह मेरा जिक्र किया, जिस प्यार से, जिस एहतराम से, मेरी जिंदगी का ये सरमाया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई रकम नहीं चाहिए, कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ उन तकारीर में है जो यहां हुई और जिनमें मेरे हकीर सी मेरी कंट्रीब्यूशन और मेरे रुतबे को एहतराम से बयान किया गया और प्यार और मोहब्बत से मुझे याद किया गया। पर यूं ही रहा कि हसरत मोहानी के मुताबिक एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी है, मश्क सुखन जारी। शेर कहते थे मश्क सुखन जारी। जेल में थे जब मौलाना, चक्की की मुशक्कत भी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी,
तो चक्की की मुशक्कत भी करनी की पड़ती थी और जेल भी और शेर भी कहते थे। तो आपने कहा कि है मशक़ सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और फैज़ ने मुझे आज जो लग रहा है, जब मैं आज इस ईवान से जा रहा हूं और पार्लियामेंट्री करियर के शायद मेरे आखिरी अय्याम हो, कोशिश तो मेरी होगी फिर साथ वाले ईवान में आने की, पर ये अल्लाह ताला के हाथ में है और वोटर्स के हाथ में है। साथ वाले ईवान में आने की, पर ये अल्लाह ताला के हाथ में है और वोटर्स के हाथ में है। पर फैज साहब ने कहा, दो इश्क में वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे या इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया।